प्रिय विद्यार्थियों, हम ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में आकर अपने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थापित किया। इसमें 3 चरणों में उन्होंने भारत में अपनी शक्ति को स्थापित किया। ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को हमने सर इल्बर्ट के आधार पर 3 चरणों में विभक्त करके देखा कि किस तरह से 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में रही है। उसने अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों को पूरा करने का प्रयास इस काल में किया है। दूसरे चरण में 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य अपने दूसरे चरण में कंपनी ने एक व्यापारिक संस्था से किस तरह से स्वयं को राजनीतिक संस्था के रूप में तब्दील किया, राजनीतिक सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बंगाल के माध्यम से यहाँ की राजनीति में प्रवेश किया और शीघ्र ही संपूर्ण भारतीय शक्तियों को अलग अलग पराजित करके अपने अधीन करके वेलेज़ली की सहायक संधियों और डलहौजी की व्यक्तिगत नीतियों के आधार पर उन्हें धीरे धीरे करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। तीसरे चरण में आज हम जिस पर चर्चा करेंगे ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, ये तीसरा चरण शुरू होता है 1858 से लेकर 1947 ईस्वी के मध्य। आज हम इसी पर विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे। 1857 ईस्वी में जब भारत में क्रांति हुई, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने अपनी शक्ति को इस क्रांति के माध्यम से बताने का प्रयास किया, परंतु एकजुटता की कमी कहे या परिस्थितियों की देन कहे 1857 ईस्वी की क्रांति अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई और अंग्रेजों ने और भी अधिक कठोरता से भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया। आज हम चर्चा करेंगे 1858 से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य भारत में जो वाइसराय रहे हैं, इनके समय भारत की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की रही। सर्वप्रथम हम देखें 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात जो 1858 ईस्वी का अधिनियम बना है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का अंत हुआ और भारतीय शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब ब्रिटिश महारानी जो भी थी, उनके हाथ में भारत का शासन आ गया। ब्रिटिश संसद भारतीय शासन को संचालित करने लगे। 1858 ईस्वी का ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए। इस अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव की और भारत के वाइसराय की नियुक्ति की गई। अब तक भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, उसके स्थान पर अब वाइसराय की व्यवस्था की गई, जिसकी एक परिषद बनाई गई, जिसके सदस्यों की संख्या समय समय पर बढ़ती रहती थी और यह अपनी परिषद के सदस्यों के सहयोग से भारत का प्रशासन चलाता था। इसी तरह भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो अपने 15 सदस्यीय समिति के साथ मिलकर भारत के प्रशासन को देखता था। इसका कार्यालय भारत सचिवालय के नाम से जाना गया। एक तरह से ब्रिटिश क्राउन का संवैधानिक परामर्शदाता था भारत सचिव। तो अब 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से भारतीय शासन ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भारत सचिव और वाइसराय के माध्यम से संचालित होने लगा। 1858 ईस्वी से भारत में जो वाइसराय आए हैं, उन्होंने किस तरह की नीतियां अपनाई हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, भू राजस्व के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, और इन सब का क्या परिणाम निकला है, आज हम विस्तार से उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इस समय को हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं, एक उदारवादी वाइसराय का समय, एक अनुदारवादी वाइसराय का समय। उदारवादी वाइसराय की यदि हम बात करें तो इसमें ऐसे वाइसराय थे जो भारतीयों के हित में कार्य करना चाहते थे, जैसे लॉर्ड रिपन है, और दूसरी तरफ ऐसे वाइसराय थे जो ब्रिटिश सरकार का फेवर करते थे, भारतीयों का विरोध करते थे। वो ये चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें गहराई से जमी रहे। ऐसे में हम नाम ले सकते हैं लॉर्ड लिटन का, कर्जन का, एल्गिन सेकंड का, जो ये चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सत्ता दृढ़ता से स्थापित रहे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद अशून्य बना रहे।
ऐसे में हम देखें तो 1858 से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य जो वाइसराय भारत में आए हैं लॉर्ड कैनिंग, जिनके समय 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी और ये पुनः भारत के वाइसराय बन के आए। 1862 ईस्वी तक इन्होंने वाइसराय के रूप में यहाँ पर कार्य किया। इनकी नीतियों का जो परिवर्तन देखने को मिला जॉन लॉरेंस के समय देखने को मिला। इसी तरह लॉर्ड मेयो, जिन्होंने 1869 से 1872 ईस्वी तक वाइसराय के रूप में यहाँ पे कार्य किया। जो मुख्य परिवर्तन हमें देखने को मिले लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन जिसने 1876 से 1880 ईस्वी के मध्य भारत में वाइसराय के रूप में कार्य करके अपनी नीतियों के माध्यम से भारतीय प्रशासन को प्रभावित किया है। लॉर्ड रिपन, जिन्होंने 1880 से 1884 ईस्वी के मध्य अपनी उदारवादी नीतियों से भारतीय प्रशासन को संचालित किया है, और लॉर्ड कर्जन, जिनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। तो हम मुख्य रूप से आज जो चर्चा करेंगे इन वाइसरायों की प्रशासनिक नीतियों के बारे में, वित्तीय नीतियों के बारे में और अन्य नीतियों के बारे में करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो 1857 की क्रांति से पूर्व सेना का जो संगठन था, क्रांति के पश्चात सेना का जो संगठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। 1858 की क्रांति से 1857 की क्रांति से पूर्व सेना को हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक कंपनी रेजिमेंट के रूप में और एक रानी की जो रेजिमेंट थी, क्वीन रेजिमेंट थी, जिसमें अधिकारी और सैनिक सारे अंग्रेज होते थे। दूसरी कंपनी रेजिमेंट होती थी जिसमें अधिकारी तो अंग्रेज होते थे परंतु सैनिक भारतीय होते थे। 1858 के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया और सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर अब सेना का गठन किया जाने लगा। अलग अलग रेजिमेंट्स बनाई गई जो जातियों के आधार पर बनती थी। इसी तरह अब सेना की संख्या में परिवर्तन किया, अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई, भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी की गई। ये अनुपात यदि हम देखें तो 1:2 का रखा गया। तो खाना अंग्रेजों के नियंत्रण में रखा गया। तो इस तरह से हम देखें अनेक सारे परिवर्तन सैन्य व्यवस्था में 1858 ईस्वी के माध्यम से किए गए। प्रशासकीय विकेंद्रीकरण की यदि हम बात करें तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके माध्यम से विधान परिषदों, प्रदेशों तथा वित्त का केंद्रीकरण हुआ। बम्बई तथा मद्रास की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार जो मिला हुआ था वो इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, परंतु जो सुझाव देने की उनकी शक्तियाँ थी वो अभी भी बनी रही। इसी तरह 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी के समय अधिनियम बना था, काउंसिलों का विस्तार किया, परंतु इसमें प्रशासनिक व्यवधान ही शुरू से रहे थे। 1861 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से अब प्रांतों को कानून बनाने की स्वायत्तता दी गई। इसी तरह विभागीय प्रणाली, जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं, इसकी शुरुआत भी 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से की गई। इसी तरह हम देखें तो गवर्नर जनरल और उसकी जो विधान परिषद होती थी उसको कानून बनाने का अधिकार मिला। इससे एक तरह से देखा जाए तो वाइसराय की निरंकुशता में वृद्धि हुई। 1862 में बंगाल, बम्बई और 1888 में यूपी, 1894 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। इसी तरह हम देखें तो भूमि व्यवस्था में भी परिवर्तन अब हमें देखने को मिला। 1857 से पूर्व हमने देखा था कि किस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, परंतु ये सभी व्यवस्थाएं, सभी भू राजस्व नीतियां अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई। किसानों का लगातार शोषण हुआ, इसलिए कृषि सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी। ऐसे में हम देखें तो 1859 का बंगाल रेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से अधिक यदि भूमि पर अधिकार होता था, स्वामित्व होता था, तो उसके साथ ये नियम बनाया गया, लगान निश्चित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से किसानों को राजस्व में स्थिरता और काश्तकारों तथा जमींदारों से सुरक्षा प्रदान की गई। 1879 के किराए आयोग और 1885 के एक्ट से इसकी पुष्टि करके इसे और भी उदार बनाया गया। इस तरह से हम देखें तो भू व्यवस्था से इसमें सुधार किया गया।